नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ रही है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 14 फास्ट पेट्रोल वेसल की खरीद को मंजूरी दे दी है, जो कि भारतीय कोस्ट गार्ड को मिलेगी, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड को। कहा जा रहा है कि इसमें 60% स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल की जाएगी और ये रात और दिन कोस्टल पेट्रोलिंग और सर्विलांस करते रहेंगे, जिसमें कि हाई स्पीड इंटरसेप्शन ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी शामिल है। बता दें कि इस फास्ट पेट्रोल वेसल की खास बात ये रहेगी कि इसमें एल्यूमिनियम का हल होगा और इसकी स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, वो भी मॉडरेट सी कंडीशंस में। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आईएनएस विक्रांत को लेकर आ रही है। बता दें कि कोची शिपयार्ड ने भारत के पहले स्वदेशी आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। बता दें कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 15 अगस्त को कमीशन किया जाएगा और इसने अभी पिछले हफ्ते अपने फाइनल सी ट्रायल्स भी पूरे किए हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना से आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में 3 MS-60 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स पहुंच चुके हैं, जो कि अमेरिकी एयरफोर्स के C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए कोची पहुंचे हैं। बता दें कि ये 3 हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना को जुलाई 2021 में मिल गए थे अमेरिका में, जिनका इस्तेमाल भारतीय पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए करवाया जा रहा था। बता दें कि बाकी के जो 21 हेलीकॉप्टर्स हैं वो 2025 तक भारत पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है अग्नि 6 मिसाइल को लेकर। कुछ नई रिपोर्ट्स आई हैं सामने, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत अगले कुछ सालों में अग्नि 6 का टेस्ट करने जा रहा है, जिसकी रेंज करीबन 12,000 किलोमीटर होगी और इसमें 12 मर्फ वॉरहेड लगे होंगे। बता दें कि भारत अब अपने क्षेत्र से चाइना के गहराई वाले इलाकों को भी इस मिसाइल के जरिए भेज सकता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए भी अग्नि 6 मिसाइल को तैयार किया जा रहा है, जिसे कि भारतीय नौसेना की SSBN पनडुब्बियों से दागा जा सकता है। वो भी अभी तैयार हो रही है। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि भारत सरकार अग्नि 6 के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देगी, क्योंकि भारत अभी अपने पश्चिमी देशों के साथ संबंध अच्छे रखना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि अग्नि 6 मिसाइल की तकनीक को, खासकर की जो इसकी जटिल तकनीक है, इसे तैयार किया जा चुका है और आने वाले 3 सालों के अंदर इसका टेस्ट हो सकता है। यानी कि अब भारत अपने इलाके से चाइना के कोने कोने तक तबाही मचा सकता है। जिस तरीके से चाइना अपनी DF-17 और DF कैटेगरी की मिसाइलों पर बड़ा इतराता है, ऐसे में भारत भी इस क्षमता से पीछे नहीं है और आने वाले 3 सालों में आप देख लीजिएगा, अग्नि 6 एक बड़ी हुई मारक क्षमता के साथ सामने आएगी। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो तापस BS-201 ड्रोन को लेकर आ रही है। बता दें कि HAL के चेयरमैन R माधवन जी ने कहा कि HAL 6 तापस BS-201 ड्रोन्स को तैयार कर रही है, जिसका इस्तेमाल तीनों ही सेनाओं के द्वारा प्रमाणिकता परीक्षण के लिए। बता दें कि इससे पहले जो तापस ड्रोन का वर्जन है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है इसका वजन का ज्यादा होना, लेकिन इस समस्या को भी ठीक करने के लिए जो इसका प्रोडक्शन वेरिएंट आएगा, उसके एयरफ्रेम में बदलाव किया जाएगा, ताकि इसके वजन को आर्म फोर्सेस के हिसाब से अनुकूलित किया जा सके। कहा यह जा रहा है कि भारतीय सेना तापस BS-201 के 60 यूनिटें खरीदेगी, भारतीय वायुसेना 12 यूनिटें और भारतीय नौसेना 4 यूनिटें। अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है AMCA प्रोग्राम को लेकर। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहली बार AMCA के डिजिटल रेंडरिंग को प्रदर्शित किया है, जो इस बात को दर्शाता है कि AMCA फाइटर जेट में जो फ्रंट ओपनिंग कैनोपी विंडशील्ड है, वो वैसे ही है जैसे कि अमेरिका के F-35 में है। इसके अलावा जो आर्म जेट्स होते हैं, उनका जो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो एक्सेस होता है, वो अलग अलग पैनल्स के माध्यम से होता है, जो कि किसी एक फिक्स जगह पर होते हैं, खासतौर पर फ्यूजलाज में। लेकिन जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होता है, उसकी फ्रंट ओपनिंग कैनोपी आसानी से इंस्ट्रूमेंटेशन को एक्सेस करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे कि तेजी से पैनल्स खुल जाते हैं और फाइटर जेट के स्टेल्थ से समझौता नहीं करना पड़ता। बता दें कि आधिकारिक तौर पर ये जो रेंडरिंग सामने आई है AMCA की, उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि AMCA में इंटीग्रेटेड बोर्डिंग लैडर होगा, जैसे कि F-35 में होता है। इसके अलावा इसमें 550 किलोमीटर रेंज वाली रुद्रम 3 मिसाइल लगी होगी, रिट्रैक्टेबल रिफिलिंग प्रोब भी है इसमें। इसके अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी है, लेजर डेजिग्नेटेड पॉड भी है और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि AMCA में जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है, उसे बाद में इंटीग्रेटेड किया जाएगा। यानी कि काफ़ी हद तक F-35 की तकनीक पर ही AMCA को तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से रेंडरिंग की जो तस्वीरें सामने आई है, वो इस बात को दर्शाती है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और चीन को लेकर आ रही है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में मुलाकात कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बैठक में LAC विवाद का समाधान निकाला जा सकता है। कहा जा रहा है कि समरकंद में 15 से 16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन, जिसे कि हम SCO कहते हैं, उसके विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है और ये भी कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद भारतीय प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कर सकते हैं और भारत चीन के मध्य
LAC को लेकर जारी विवाद पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी तक इस मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि क्या होता है इस मीटिंग में, क्या भारत और चीन LAC का विवाद निपटा पाएंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी बातचीत के जरिए कुछ ना कुछ तो हल भारत भी निकालेगा और चाइना को भी यहाँ पर प्रेशर में डालेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो VVIP सुरक्षा को लेकर आ रही है। बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार अब काफी सख्त हो गई है, जिसके बाद IED जैसे बम धमाकों के खतरे से बचाने के लिए CRPF को विशेष RCIED जैमर दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 45 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे 10 जैमर को खरीदने की मंजूरी दे दी है। खास तरीके के वाहन पर लगे ये जैमर अपने आसपास के सैकड़ों मीटर इलाके में रिमोट से दागे जाने वाले किसी भी IED बमों को नाकाम कर सकते हैं। बता दें कि ऐसे एक वाहन की अनुमानित लागत 4.5 करोड़ रुपए के करीब है। CRPF अब इनमें से 10 वाहनों को RCIED जैमर से खरीदने की प्रक्रिया शुरू करेगी। दोस्तों अगली खबर चीन और पाकिस्तान चोर मौसेरे भाई को लेकर आ रही है। दरअसल चीन ने एक बार दोस्ती के नाम पर पाकिस्तान की पीठ पर खंजर घोंप दिया है। दरअसल दोस्तों एक बड़ा झटका चीन ने पाकिस्तान को दिया है। बता दें कि चीन से 5 साल पहले पाकिस्तान की ओर से खरीदे गए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए कल पुर्जे नहीं दे रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स की हालत काफी खराब हो चुके हैं। बता दें कि किसी भी हथियार सिस्टम को ऑपरेशनल रखने के लिए ये जरूरी होता है कि उसके लिए पर्याप्त मात्रा में कल पुर्जे मौजूद हों। चीन के इस झटके से उसके सप्लाई को लेकर भी सवाल खड़े उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन ने लगातार एयर डिफेंस के लिए जरूरी कल पुर्जे देने जारी नहीं रखे तो पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। दरअसल चीन ने 2017 में पाकिस्तान को HQ-16 जिसे LY-80 भी कहते हैं मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति की थी। ये पाकिस्तान के लिए काफी महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली है। इस मिसाइल सिस्टम की विशेषताओं पर नजर डालें तो HQ-16 को वर्टिकली लॉन्च सिस्टम से लैस किया गया है। ये उसे 360 डिग्री का कवरेज करने और जटिल भौगोलिक स्थिति में भी काम करने की ताकत देता है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि चीनी सिस्टम में 477 खामियां निकलकर सामने आई हैं। इससे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान अपनी हवाई सीमा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हर तरीके का प्रयास कर रहा है, लेकिन सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और इसका उदाहरण आपने देखा होगा जब भारत की तरफ से ब्रह्मोस लॉन्च हो गई थी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान चीन के कर्ज के तले दबा है। इसकी वजह से पाकिस्तान चीन को प्रेशर में भी नहीं डाल सकता, यानी कि वो उस पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं डाल सकता है। पाकिस्तान कंगाली की हालत में होने के बाद भी 6 और HQ-16 खरीदना चाहता है। यह सिस्टम 15 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने लक्ष्य को पहचान कर उसे तबाह करने में सक्षम बताए जाते हैं। इस सिस्टम की लक्ष्य को नष्ट करने की अधिकतम क्षमता 40 किलोमीटर है। लेकिन फायदा क्या? वैसे भी चीनी हथियार कभी भी अपने आप को साबित नहीं कर पाए। दूसरी बात है जो उनसे खरीद रहा है, जो भी देश खरीद रहा है, हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, उन सबको लगातार चूना लगा रहा है चाइना। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो अमेरिका से आ रही है। बता दें कि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में तनाव जबरदस्त बना हुआ है। चीन ने तो यहां तक भी धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका ताइवान की मदद करता है तो इसके नतीजे भुगतने के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने चीन की इन धमकियों की परवाह नहीं की और अपने महाशक्तिशाली कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को फिर से दक्षिणी चीनी सागर के विवादित इलाके में तैनात कर दिया है। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पिछले कुछ दिनों से सिंगापुर के बंदरगाह पर रुका हुआ था। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने दक्षिणी चीनी सागर के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर USS रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की पुष्टि की है। बता दें कि अमेरिकी नौसेना के कमांडर हेले सिम्स ने एक बयान में कहा कि USS रोनाल्ड रीगन और उसका स्ट्राइक ग्रुप सिंगापुर की एक सफल बंदरगाह यात्रा के बाद दक्षिणी चीनी सागर में काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के समर्थन में अपने नियमित गश्त के हिस्से के रूप में अपना संचालन जारी रखे हुए। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अमेरिका एक बार फिर से दक्षिणी चीनी सागर में अपनी ताकत की नुमाइश कर तनाव को भड़काने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अगली खबर पोलैंड से आ रही है। यूक्रेन की जंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की की खुलकर मदद करने वाला पोलैंड अब उसको रूस के हमलों का डर सताने लगा है। यही नहीं, पोलैंड ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियारों की आपूर्ति भी की। उसका हथियारों का जखीरा अब खाली हो गया है। इन दोनों ही संकटों से निपटने के लिए अब पोलैंड दक्षिण कोरिया से करीबन 1000 टैंक, 600 K9 तोपें और दर्जनों फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने हथियारों की खरीद की अपनी योजना का ऐलान किया है। ये वही तोप है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना भी करती है। कहा जा रहा है कि पोलैंड की ओर से इस महाडील का ऐलान अब किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस डील के तहत पोलैंड दक्षिण कोरिया से 980 K2 मॉडल टैंक, 648 अत्याधुनिक स्वचालित K9 तोपें और 48 FA-50 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि ये पूरी डील कितने अरब डॉलर की है। पोलैंड को इस साल के आखिर तक 180 K2
टैंक कोरियाई कंपनी हुंडई रोटेम की ओर से बनाकर मुहैया कराई जाएगी। ये टैंक 120 mm के ऑटो लोडिंग गन से लैस है। इसके अलावा 800 अपग्रेड किए हुए टैंक साल 2026 से दक्षिण कोरिया में बनने शुरू होंगे। वहीं शुरू के 48 K9 तोपों का निर्माण हानवा डिफेंस की ओर से इस साल किया जाएगा, जो पोलैंड को इस साल मिल जाएंगे। वहीं 600 अतिरिक्त तोपों की आपूर्ति 2024 से शुरू होगी। साल 2025 में इन तोपों का निर्माण पोलैंड में ही शुरू हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये हथियारबंद वाहन सोवियत जमाने के टैंक की जगह लेंगे, जिसे पोलैंड ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में दान किए हैं। तो दोस्तों, ये तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।